गतिविधियों को भी अंजाम देने लग जाते हैं। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, इस मुहावरे का अर्थ आपने भली भांति सुना होगा, समझा होगा और महसूस भी किया होगा। और यही जो पूरा मुहावरा है वो चरितार्थ हो रहा है याकूब मेमन पर, क्योंकि उसने जो काम किया था उसका जो क्लाइमैक्स है वो आ गया है। 30 जुलाई को पैदा हुआ था 1961 में और 30 जुलाई 2015 को हमेशा हमेशा के लिए फांसी पर टांग दिया जाएगा और कहा जा सकता है कि याकूब की फांसी तय है। नमस्कार, मैं हूं अरविंद राजतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम याकूब की फांसी तय में। याकूब मेमन उस शख्स का नाम है जिसने मुंबई को दहला दिया था और काफ़ी सारे लोगों ने अपनी जानें गंवा दी थी, जो मासूम थे, जो निर्दोष थे, जिनको पता भी नहीं था कि उनकी ज़िंदगी में किस कदर कब और कहां मौत खड़ी हो जाएगी। और सूत्रधार था दाऊद इब्राहिम, और दाऊद इब्राहिम का जो ख़ास आदमी था यही था याकूब मेमन, और जिसने जो अंजाम दिया बम ब्लास्ट की अगर हम बात करें तो मुंबई में लगभग 270-75 के आसपास लोगों की जानें गई थी और 750 के आसपास लोग हमेशा के लिए जख्मी हो गए, और जिनके दिलों में आज भी खौफ है, आज भी दर्द है, क्योंकि मुंबई एक खूबसूरत शहर है और इसकी जो खूबसूरती है उसको बदनाम करने की कोशिश की, उसको दागदार करने की कोशिश की याकूब मेमन। तो कहा जा सकता है कि मुंबई ब्लास्ट का जो धमाका हुआ था उसकी गूंज अब आने वाले 30 तारीख को समाप्त हो जाएगी, क्योंकि याकूब मेमन वो पहला शख्स होगा जिस पूरे मामले को लेकर फांसी पर चढ़ेगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि वाकई ये बहुत ही गंभीर मामला था और अब याकूब की फांसी पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग चुकी है। 1993 में मुंबई में हुए सीरियल बम धमाकों के मामले में फांसी की सजा पाए याकूब मेमन की क्यूरेटिव पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस H.L. दत्तू, जस्टिस T.S. ठाकुर और जस्टिस A.R. दवे ने यह फैसला महत्वपूर्ण ढंग से लिया। अब याकूब को फांसी होना तय माना जा रहा है, क्योंकि क्यूरेटिव पिटीशन उसके बचने के लिए आखिरी कानूनी विकल्प था। उसे 30 जुलाई सुबह 7 बजे फांसी होनी है। बता दें कि मुंबई में हुए धमाकों में 257 लोगों की जान चली गई थी। आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है क्यूरेटिव पिटीशन से है। क्या है ये भी आप जान लीजिए। अगर याचिकाकर्ता को लगता है कि उसे सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ नहीं मिला तो क्यूरेटिव पिटीशन उसे एक आखिरी मौका देती है। क्यूरेटिव पिटीशन तभी दाखिल की जा सकती है जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया हो। क्यूरेटिव पिटीशन की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जज करते हैं। इसके अलावा वो बेंच भी सुनवाई कर सकती है जिसने रिव्यू पिटीशन को खारिज किया। हालांकि अगर उसके पास वक्त हो, क्यूरेटिव पिटीशन की सुनवाई कोर्ट रूम में नहीं बल्कि चैम्बर में होती है। सोमवार को याकूब के चचेरे भाई उस्मान मेमन ने हाई सिक्योरिटी नागपुर सेंट्रल जेल में जाकर उससे मुलाकात की। उस्मान के साथ याकूब के स्थानीय वकील अनिल गेडम भी मौजूद थे। याकूब के परिवार ने पिछले महीने में जेल में उससे मुलाकात की थी। पुनर्विचार और दया याचिका हो चुकी है खारिज। 21 मार्च 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के स्पेशल कोर्ट में फांसी की सजा को बरकरार रखने का फैसला सुनाया। 9 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने मेमन की पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए उसकी मौत की सजा बरकरार रखी थी। याकूब की दया याचिका भी पिछले साल राष्ट्रपति खारिज कर चुके हैं, यानी 2014 में। कौन है याकूब मेमन, ये बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा परिचय मैं देना चाहूंगा आपको। 21 याकूब अब्दुल रजाक पूरा नाम है याकूब मेमन का। मुंबई बम धमाकों के मास्टरमाइंड टाइगर मेमन का ये छोटा भाई है। याकूब पेशे से पढ़ा लिखा चार्टर्ड अकाउंटेंट था और वो अपने परिवार का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शख्स बताया जाता है। याकूब अकाउंट से जुड़ी फर्म चलाता था। इस फर्म के जरिए वो अपने भाई टाइगर मेमन के गैर कानूनी फाइनेंस को संभालता था। मेमन
इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स की पढ़ाई कर रहा है। पिछले साल याकूब मेमन ने एमए की सेकेंड ईयर की परीक्षा दी है। वो तब से जेल में है जब नेपाल पुलिस ने उसे काठमांडू से गिरफ्तार करके भारतीय जांच एजेंसी सीबीआई को सौंपा था। याकूब ने 2013 में इग्नू से अंग्रेजी में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद से वो नागपुर सेंट्रल जेल में बंद है। टाडा कोर्ट ने 2007 में मौत की सजा सुनाई थी याकूब मेमन को। इसके बाद उसने बॉम्बे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति तक के पास अपील की, लेकिन उसे राहत नहीं मिले। इन धमाकों में याकूब के परिवार के 4 लोग शामिल थे। सीरियल ब्लास्ट का मुख्य आरोपी याकूब मेमन का बड़ा भाई टाइगर मेमन है, जो कि अब भी फरार है। धमाकों के मास्टरमाइंड टाइगर मेमन के भाई याकूब के वकीलों ने अदालत में दलील दी थी कि वो सिर्फ धमाकों की साजिश में शामिल था, लेकिन धमाकों को अंजाम देने में शामिल नहीं था। इस मामले में विशेष टाडा कोर्ट ने 10 अन्य दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया। इसी मामले में अवैध हथियार रखने के दोषी अभिनेता संजय दत्त 6 साल की सजा काट रहे हैं। और इस चर्चा में आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन ये तय है कि आज की तारीख में अगर हम याकूब मेमन की बात करते हैं और भी बाकी जो लोग होते हैं, उनको कहीं ना कहीं से इस फैसले से राहत मिली होगी। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजय मिश्रा। संजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आरपीआई की महिला आघाड़ी की सचिव है महाराष्ट्र की गीता कपूर जी। गीता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजय, ये बहुत बड़ी खबर है और आपने देखा होगा कि लगातार उसने बहुत कोशिश की कि मुझे किसी भी तरह उम्र कैद की सजा मिल जाए या फिर दूसरी सजा मिल जाए, लेकिन इस अगर हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करें, इस देश की कानून की बात करें, तो उसने तय कर लिया है कि अब इसे नहीं छोड़ा जाएगा। आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, याकूब मेमन की तरफ से कई बार तर्क ये दिया गया कि वो इस मामले में इस जो ब्लास्ट की गतिविधि को अंजाम दिया गया था, उसे अंजाम देने में वो लिप्त नहीं था। हाँ, अलबत्ता जो साजिश रची गई थी, अवनिंद्र, जो षड्यंत्र रचा गया था, उसका एक भाग याकूब मेमन था। याकूब मेमन की तरफ से बार बार इसी चीज की दलील दी गई और कोई भी कोर्ट अब तक ये बचा नहीं है याकूब की तरफ से जहां उसने अपनी मर्सी पिटीशन नहीं फाइल की हो। उसके याचिका में उसके वकील ने जो याचिका लगाई है, उसमें साफ तौर पर यह लिखा है कि जो फांसी की सजा दी जा रही है याकूब मेमन को, उसे उम्र कैद की सजा में तब्दील की जाए। लेकिन कोर्ट ने इसको सिरे से खारिज कर दिया और ये आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, अवनिंद्र, ये एक आखिरी दांव कहे तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये आखिरी दांव था बचने का याकूब मेमन के लिए, लेकिन उस पर भी अब पानी फिर चुका है। सर्वोच्च न्यायपालिका ने अपना फैसला सुना दिया है। जो सजा सुनाई गई थी याकूब मेमन को, उसे बरकरार रखा गया है। और जिस दौरान मुंबई की टाड़ा की स्पेशल कोर्ट ने याकूब के डेथ वारंट जारी किए थे, ये तो उसी दिन तय हो चुका था अवनिंद्र की अब याकूब को फांसी के फंदे से कोई बचा नहीं सकता। लेकिन कानून की जो प्रक्रिया होती है, कानून की जो व्यवस्था है, वो सर्वोपरि है और उससे हर व्यक्ति को गुजरना होता है। और यही कारण है कि याकूब ने कई बार कोशिश करी कि उसे जिस तरीके से सजाए मौत मुकर्रर की गई है, उससे राहत मिले, लेकिन ऐसा हो न सका। अब इसमें दाऊद इब्राहिम कासकर, टाइगर मेमन, इस तरह के जो मुख्य शीर्ष आरोपी हैं या अपराधी हैं, उनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। याकूब मेमन का परिवार सदमे में है। 30 तारीख की सजा जो है वो तय है और इसमें भी एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस 30 जुलाई को याकूब मेमन का जन्म हुआ था, उसी 30 जुलाई को याकूब मेमन को फांसी पर लटकाया जाएगा। बहुत बड़ा सहयोग है ये। बिल्कुल। गीता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब इस तरह का आरोपी, एक लंबा अंतराल बीत चुका है, और अगर हम मुंबई करों की तकलीफ की बात करें, दर्द की बात करें, जख्मों की बात करें, तो उनको किस तरह से राहत पहुंचाएगा ये फैसला? मैं तो ये बोलूंगी कि मैं अपने हिंदुस्तान के कानून को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये जो फैसला लिया है, सही फैसला है ये। कितने लोग मर गए, उनका घर में कितने प्रॉब्लम्स, कितना दुख की ये है, तो उनको तो खुशी होगी कि आज हमारे लोग मरे, लेकिन हमारे जो देश का कानून है, उन्होंने हमको सही इंसाफ दिया है। इसके ऊपर लोग तो बोलते हैं ना, उनको शांति मिलेगी कि भले हमारा कोई गया है, मर गया है इसके लिए, लेकिन इस इंसान को, याकूब को जो फांसी दी जा रही है वो सही है। मैं तो यही बोलूंगी। बिल्कुल। अगर संजय हम मानसिकता की बात करें, क्योंकि इस देश में लगातार आरोपियों का बोलबाला रहा है, लेकिन इस देश के कानून ने हर बार उनको सबक सिखाने का काम किया है। अगर हम दाऊद इब्राहिम के इशारे से इसको जोड़ के देखें, उसके हिस्से को अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, तो आपको क्या लगता है कि इस फैसले के बाद क्या दाऊद इब्राहिम के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा?
देखिए, भारत का जो न्यायपालिका भारत की है, वो थोड़ा देरी उसमें जरूर है अवनिंद्र, लेकिन देर होने के साथ साथ सवेर है। कानून और के घर ऐसा- देर है, अंधेर नहीं है। जी बिल्कुल, चाहे मोहम्मद अजमल आमिर कसाब जो जी। मुंबई के 26/11 आतंकी हमले का एकमात्र जिंदा आतंकी जिसे मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था, चाहे उसकी बात हो, या फिर साल 2002 में जिस तरीके से संसद के सबसे पवित्र स्थल पर जो आतंकी हमला किया गया था, उसमें लिप्त अफजल गुरु को भी फांसी दी गई थी। लेकिन 93 बम ब्लास्ट मामले में यह पहली ऐसी फांसी होगी अवनिंद्र, जिसे सूली पर चढ़ते देश की जनता देखेगी। लेकिन इसमें दो खेमा है। न्यायपालिका ने अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन बतौर एक पत्रकार हमने लोगों की भी इसमें राय लेने की कोशिश करी कि लोग क्या सोचते हैं इस चीज को लेकर, चूंकि 93 बम ब्लास्ट का जो मामला था, आज भी उसे सिर्फ याद करते ही अपनी रोंगटे खड़े हो जाते हैं अवनिंद्र। और उन पीड़ित के परिवारों को एक बड़ा जो इंसाफ मिला है, ये उनके जहन पर खुशी का भाव दिखाई दे रहा है कि हमारे यहाँ देर है लेकिन सवेर है। अब जो कानून की दांवपेच है, कानून में भी यदि कानून का कोई खिलाड़ी है तो उसे बहुत अच्छी तरह पता है कि भारतीय संविधान में अपराधियों को राहत देने के लिए कई रास्ते हैं, कई लूप होल हैं। और वहां पर यदि अधिवक्ता, सरकारी वकील यदि कोर्ट के समक्ष सही चीज नहीं रख पाता है, सही दलील नहीं दे पाता है, तो उसका कहीं ना कहीं से फायदा आरोपी को मिलता है और वह अपनी सजा से दूर पाया जाता है। लेकिन यहां पर याकूब मेमन को फांसी की सजा मुकर्रर की गई। साल 2007 में उसे सजाए मौत की ये सजा सुनाई गई। उसके बाद से लेके एक के बाद एक सिर्फ अदालतों में लगातार पिटीशन दायर किए गए, याचिका दायर की गई कि किसी तरह उसकी जो फांसी की सजा है वह उम्र कैद में तब्दील की जाए, लेकिन ये हो नहीं पाया। थोड़ा सा क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में हम आपको बता दें अवनिंद्र। संजय, एक मिनट पहले वकील साहब जुड़ गए हमारे साथ, बॉम्बे हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं अंजनी कुमार सिंह, बहुत वरिष्ठ वकील हैं। अंजनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। ये जो बहुत बड़ा फैसला है, आपकी पहली प्रतिक्रिया जानेंगे, क्योंकि लंबा अरसा गुजर गया, लेकिन हमने अक्सर सुना कि कानून के घर देर है अंधेर नहीं है। इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये बिल्कुल उचित फैसला है और इसमें मैं इतना ही कहूंगा कि इसकी जो देरी है उस पर ज्यादा हाय तौबा हम लोग को नहीं मचाना चाहिए। ये एक प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया हमारे देश में चल रही है। उसका सबसे बड़ा उद्देश्य इस प्रक्रिया का एक ही होता है जी, कि कोई भी व्यक्ति को पूरा मौका मिलना चाहिए अपने को कानून के सामने डिफेंड करने का, अपने को बचाव करने का। और ये अंतिम प्रक्रिया थी क्यूरेटिव पिटीशन जो आज सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया है, जैसा मुझे पता चला है। मैं न्यूज नहीं देख पाया हूँ, लेकिन मैं इतनी बात समझता हूँ कि इस बात को ऐसे ही समझना चाहिए कि एक मौका मिला, एक परिस्थिति बनी, आदमी को हर मौका दिया गया, क्यूरेटिव पिटीशन तक दिया गया और उसमें सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद ये फैसला आया और अब उनको फांसी मिलेगी। तो ये बिल्कुल सही फैसला है, सही समय। ऐसे भी अब फांसी की सजा रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में मिलती है, यानी कि सबसे एकदम अलग तरीके, जब तक कि ऐसी परिस्थिति न हो, जब तक कि उसको फांसी दी जाए, तब तक फांसी नहीं दी जाती। उसको बोलते हैं रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में होती है। तो इसलिए मेरा मानना है ये बिल्कुल सही है और न्याय और कानून अपना काम कर रहा है और बहुत सही तरीके से कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन अंजनी जी, इस देश में एक ऐसा भी तबका है जिनको बहुत तकलीफ होती है, दर्द होता है जब फांसी की घटना के बारे में सुनते हैं। ऐसे लोगों को क्या सलाह देंगे आप? नहीं, किसकी घटना के बारे में? क्षमा कीजिए, मैं सुन नहीं पाया। नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत बुरा लग रहा है कि फांसी नहीं देनी चाहिए। बहुत से सजाएं हैं अलग अलग, उनको तरीके से आप एहसास कराइए, लेकिन फांसी मत दीजिए। नहीं, देखिए, ये हमारे देश का कानून है जी, और अभी हमारे देश का कानून हम लोग स्वतंत्रता के बाद से काफी मॉडिफिकेशन किए हैं जी। विश्व में एक माहौल बन रहा है और कई जगह ऐसी प्रक्रिया चल रही है। कई देशों में सजाए मौत का प्रावधान नहीं है। वो सारी बातें सब सही हैं, लेकिन अभी हमारे देश का कानून है और फांसी की सजा एक अंतिम सजा है और ये बड़ा हीनियस क्राइम, यानी कि जघन्य अपराधों में फांसी की सजा दी जाती है। तो ऐसे में ये हाय तौबा किसी को मचाना कि अब फांसी की सजा नहीं दी जानी चाहिए, ये एकदम अलग मामला है, ये एक अलग इशू है। ये एक मुहिम का मामला है, ये एक देश में सामंजस्य बैठाने का मामला है। 125 करोड़ जनसंख्या है, सारे लोग मिलके, सरकार है, सब लोग मिलकर डिसाइड करेंगे, तब डिसाइड हो सकता है। अदरवाइज अभी देश का कानून है और अभी फांसी की सजा का प्रावधान है
और वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में दिया जाता है और इसलिए वो दिया गया है। वकील साहब और कुछ इसलिए लोगों उनको का फांसी मिल रही है। वकील साहब कुछ लोगों का ये कहना है कि जांच एजेंसी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी उसे याकूब मेमन ने समय समय पर सहयोग दिया था और खास करके जो पुलिस के सामने वो बाकायदा सरेंडर हुआ था और उसे एक राहत दी जानी चाहिए थी, उसे उम्र कैद यदि दिया जाता तो गलत नहीं होता, फांसी पर चढ़ाना ठीक नहीं है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। देखिए, इसके बारे में मैं इतना ही जवाब दूंगा आपको कि ये सारा मसला और ये सारा एविडेंस, सबूत, बयान, ये उनका ये कहना, मिस्टर याकूब मेमन का ये कहना कि मैं पुलिस को खुद सरेंडर किया था, मैं कानून की सहायता की थी, निश्चित रूप से इस वक्तव्य को और इस विचार को याकूब मेमन के वकील साहब लोगों ने बड़े पुरजोर तरीके से कोर्ट में रखा होगा। नीचे की कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट में रखा होगा और कई बार यह बताने का प्रयास किया होगा कि याकूब मेमन की नीयत अच्छी रही होगी, वो पुलिस की सहायता करते रहे होंगे, लेकिन वकील का काम है बहस करना। बिल्कुल। और वकील साहब ने अपना बहस कर दिया होगा, उसके लिए सबूत भी दिए होंगे अपने तरीके से, लेकिन माननीय न्यायाधीश लोगों का काम है न्याय देना और उन घटनाक्रम की सही तरीकों से परख करना कि क्या वो सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। तो निश्चित हमें अपने न्यायालय पर पूरा भरोसा करना चाहिए और निश्चित इन सब बातों की बहस जो हम लोग टीवी पे बैठ के कर रहे हैं, बेसिकली ये सारी बहस पहले ही कोर्ट में हो चुकी होगी और कम से कम कई बार हुई होगी, 5-6 बार हुई होगी। तो निश्चित रूप से इन सारी घटनाओं को कोर्ट ने देखा होगा और तभी फांसी की सजा दी है। तो मेरी समझ से ये सारी बातें हम आप बहस कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट के सामने बहस किया गया होगा और कोर्ट ने उसको समझ के तब ये फैसला दिया है, तो उस फैसले का हमें सम्मान करना चाहिए। कुल मिला के वकील साहब, क्यूरेटिव पिटीशन जो होता है, क्या क्यूरेटिव पिटीशन के बाद ये फांसी को तय मान लिया जाए? देखिए, फांसी क्यूरेटिव पिटीशन एक लास्ट रिसोर्ट बोलते हैं, अंतिम प्रयास। वो भी एक जजमेंट के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया था कि रिव्यू पिटीशन के बाद भी एक मौका सबको मिलना चाहिए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट के द्वारा ये कानून का निर्माण किया था क्यूरेटिव पिटीशन का। और ये क्यूरेटिव पिटीशन की सुनवाई उन्हीं जजेस के द्वारा नहीं होती जिन जजेस ने उस रिव्यू पिटीशन को रिजेक्ट किया है, बल्कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस और 2 वो जजेस जिन लोगों ने रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट किया है। ये हमारे देश के कानून की डिसाइड करते हैं। बिल्कुल। कुल मिला के अंजनी जी, ये कहा जा सकता है कि हमारे कानून की ये विशालता है कि बार बार एक आरोपी को मौका दिया जाता है। आप बने रहिए हमारे साथ मुंबई कांग्रेस के उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह जी आ गए, हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस तरह का जो फैसला आपने बहुत बार देखा होगा इस देश में, आपने बहुत सारे आंदोलन देखे होंगे, बहुत सारे फैसले देखे होंगे। ये जो फैसला आया है मुंबई ब्लास्ट से जुड़ा हुआ है याकूब मेमन का, आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। बहुत सही आया है। जो भी लोग देश में आतंक फैला रहे हैं या निरपराध लोगों को मार रहे हैं, उन लोगों के लिए ऐसा ही फैसला आना चाहिए जी। और ये जो फैसला आया है इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन जयप्रकाश जी, पिछले दिनों हमने देखा कि कुछ राजनीतिक दलों को तकलीफ भी हुई कि ये बहुत ही मासूम आदमी है, इसका बहुत ज्यादा दोष नहीं है। उसको अगर हम आपको पूछना चाहेंगे कि क्या हर बात पर पॉलिटिक्स करना जरूरी है इस देश में? इसे पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। संविधान के अनुसार न्यायाधीश ने ये फैसला दिए हैं और उसको मानना हमारा पूरे भारत के देशवासियों का काम है जी। संविधान को मानना और अपने न्यायालय के न्यायाधीश के आदेश को मानना, उसकी अवमानना नहीं करना चाहिए। और ये सोच समझ के ही फैसला आया होगा जी। जिस तरह से निरपराध लोगों को ये आतंकवादी लोग मारे हैं, ये फैसला जो है बहुत जल्द आ जाना चाहिए। जो अभी आया है, कसाव का हुआ या अफजल गुरु का हुआ जी, इस तरह से फैसला आने से देश में आतंकवाद घटेगा, बढ़ेगा नहीं। और जिस तरह से अमेरिका ने पाकिस्तान में जाकर के बिन लादेन को उठा के मारा, उस तरह से बल्कि भारत को करना चाहिए, ताकि और भी कहीं जम्मू कश्मीर में लोग आतंकवाद की झंडा फहरा रहे हैं, भारत के झंडा जला रहे हैं, या और भी कहीं दूर बैठ करके लोग आतंकवाद का लेकिन जब आपकी सरकार थी, केंद्र में जब आपकी सरकार थी, तब भी ये बात होती थी कि पाकिस्तान में दाऊद है, उसको पकड़ के ले आएंगे। अभी मोदी सरकार है, अभी भी बात हो रही है। क्या हम सिर्फ सपना देखेंगे? हमारी सरकार थी, कसाव को फांसी दी। अफजल गुरु उस समय संसद भवन पर हमला किया था जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। दाऊद को लाने के लिए आप किस तरह से प्रेशराइज करेंगे सरकार पर? अब दाऊद दूसरे देश में रहता है, कानून
की प्रक्रिया चालू है और इसलिए नहीं आ सके, अगर यहाँ रहते तो हो गए रहते, लेकिन जो है उसको लाना बहुत जरूरी है। हाँ। जिस तरह से मेनन की फैसला आया है उस तरह से दाऊद को भी फांसी देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अंजनी कुमार जी, आपने सुना होगा, जी बिल्कुल सुना। जयप्रकाश जी बोले कि यहाँ रहते तो हो गए होते, दाऊद साहब। पता नहीं, वो मैं कानून में काम करता हूँ, कानून की परिस्थितियों को जानता हूँ। ऐसा कुछ भी कहना गलत है। जब तक जांच अधिकारी अपने जांच नहीं संपूर्ण कर लेते, फिर उसके बाद जब तक चार्जशीट नहीं फाइल हो जाती, जब तक केस नहीं चलाया जा सकता, जब तक साबित नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये वक्त का विषय है। अगर कोई व्यक्ति अभी फरार है, विश्व के किसी कोने में है, उसको अरेस्ट होके आना है, फिर कानून की प्रक्रिया जब आएगी तब पता चलेगा कि फांसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इस तरह की जल्दीबाजी के सवाल मेरी समझ से किसी प्रोफेशनल या किसी लॉयर से पूछना उचित मेरी समझ से नहीं होगा। वकील साहब, हमारे साथ दो पार्टी के प्रतिनिधि हैं। नहीं करते जी, हमारे पास दो पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि हैं, एक आरपीआई की हैं गीता कपूर जी और जयप्रकाश जी हैं, मुंबई के उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, आपको पता ही है। लेकिन अगर हम बात करें बाकी पॉलिटिशियंस की, वो जो पॉलिटिक्स करते हैं, आप कानून के हिसाब से समझाने की कोशिश कीजिए कि कानून पर कितना असर पड़ता है या नहीं पड़ता है जो आंदोलन करते हैं नेता लोग। देखिए, अभी हाल फिलहाल में वैसे भी किन्हीं भी इस तरह से मोबोक्रेसी बोलते हैं, मतलब भीड़ तंत्र जो है, उस भीड़ तंत्र का असर कानून की प्रक्रिया पर बिल्कुल नहीं पड़ता है, नियमतः भी और अदरवाइज भी। लेकिन पिछले कुछ सालों में हम जितने भी अधिवक्तागण हैं, हम वकील लोग या इवन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हैं, उसमें दिखा है कि एक बहुत बड़ी घटना घटी थी। अगर आप लोग को मालूम होगा कि जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के एक माननीय न्यायाधीश ने कैंपाकोला कंपाउंड के इशू में, जिसमें अंतिम फैसला आ चुका था, टीवी पे समाचार देख के कि आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले उस कैंपाकोला कंपाउंड को तोड़ने जा रहे हैं, और वो टीवी पे शाम को देखे और अगले सुबह आके उन्होंने सुओ मोटो, यानी कि स्वयं उनको उचित लगा तब सुओ मोटो उन्होंने नोटिस इशू किया और स्टे कर दिया डिमोलिशन का, बीएमसी के डिमोलिशन को। ठीक है जी। ये जो एक घटना थी, ये मेरी समझ से भारतीय कानून का एक बहुत बड़ा अध्याय था जी। कितना गलत था सही था वो एक अभी अलग विषय है कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने टीवी पर समाचार देख के शाम को अगले दिन किसी घटना में इंटरफेयर करके और स्टे लगा दिया, जबकि इस मामले में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के संपूर्ण बेंच ने उस फैसले को डिसाइड कर दिया था और डिसाइड करके उस पर अंतिम फैसला दे दिया था कि उस कंपाउंड में जो भी इलीगल बिल्डिंग है उसको तोड़ दिया जाए या चाहे जो भी आदेश हो। तो अब आपका जो सवाल है कि इस तरह की चीजों का प्रभाव कितना पड़ता है, मेरी समझ से पड़ता है या नहीं पड़ता है, ये सवाल। हाँ, इस घटना के आधार पर मैं इतना बोल सकता हूँ, ये एक सबूत है कि पड़ता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय ने एक घटना है जो स्वयं अपने आप में सबूत है। तो इस तरह से मीडिया का प्रभाव पड़ता है, जो कि मेरी समझ से गलत है। मीडिया के प्रभाव को माननीय न्यायाधीश लोगों को बिल्कुल प्रभावित नहीं होना चाहिए। जो कानून में निर्दिष्ट है, लिखा हुआ है, उसके हिसाब से, और जो सबूत बयान जो भी चीज इन्वेस्टिगेशन में इकट्ठे होके आए हैं उसके आधार पे ही फैसला देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और इवन यही अपना कानून भी बोलता है देश का। अभी देश का कानून ऐसा बदला नहीं है कि कोई जाए 100 लोग और धरना प्रदर्शन कर दे कोर्ट के सामने तो कोर्ट अपना फैसला चेंज कर देगी। नहीं तो फिर कोर्ट में और सरकार में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। कोर्ट अपना काम अपने तरीके से करती है, उसका एक अपना काम करने का तरीका है, ऐसा मेरा मानना है। और जो कि अभी गलत है, लेकिन अभी कहीं कहीं ऐसे छिटपुट घटनाएं दिख रही हैं जिसमें कि अपने आप में ये एक ऐसा सबूत दिखा अभी कुछ महीने पहले कैंपाकोला कंपाउंड के केस में, लेकिन वो भी डाइल्यूट हो गया। कैंपाकोला कंपाउंड को कुछ समय के लिए स्टे मिला, लेकिन उन्होंने भी सुनवाई करके फिर मैटर डिस्पोज ऑफ कर दिया। लेकिन इससे एक बहुत अलग मैसेज गया पूरे वकील समाज में और हर जगह एक अलग मैसेज गया, जो भी कानून को समझने वाले लोग हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी एक दो घटना छिटपुट अभी दिखने लगी है जो कि हमारे देश की न्याय व्यवस्था के लिए बिल्कुल गलत है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, और वाकई कहा जा सकता है कि अब देश बदल रहा है और वक्त भी बदल रहा है। वकील साहब, आपने समय निकाला, अंजनी कुमार सिंह जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और हम जयप्रकाश जी के पास चलते हैं। जयप्रकाश जी, जिस तरह से कानून का जो एक अपना रुतबा होता है, कानून का एक अपना दायरा होता है, पॉलिटिकल लोग जो होते हैं वो भूल जाते हैं कि इस देश में कानून भी है और पॉलिटिक्स करते हैं। आपको क्या लगता है कि वाकई जो
गंभीर मसलों पर या फिर संवेदनशील मसलों पर पॉलिटिक्स करते हैं उनको कोई सबक मिलेगा? देखिए, देश हित में रहना चाहिए। पॉलिटिक्स के भी जो लोग हैं उनको देश हित की बात करना चाहिए, जनहित की बात करना चाहिए। और क्योंकि इस देश में कानून मंत्री भी जेल चला जाता है फर्जी डिग्री के मामले में। बिल्कुल जाना ही चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो मंत्री हो या संतरी हो, अमीर हो या गरीब हो, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। उसी को संविधान का पालन कहा जाता है। और इसी कानून के बल पर हर गरीब आदमी भी विश्वास करता है कि कानून के पास जाएंगे तो हमको न्याय मिलेगा। बिल्कुल। तो हमेशा कानून का पालन होना चाहिए और कानून ने जो फैसला आया है उसका हम स्वागत करते हैं। जी बिल्कुल। गीता जी, एक बहुत ही संक्षेप में आपका रिएक्शन चाहेंगे, क्योंकि आप लोग हर बात पे धरना प्रदर्शन कर देती हैं, किसी के पास मोर्चा लेकर चली जाती हैं। इस जिस तरह से वकील साहब ने समझाया, आपको समझ में आया कि वाकई कानून के ऊपर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है? नहीं, कानून के ऊपर असर पड़ता नहीं है, लेकिन गरीबों के ऊपर उसका असर पड़ता है। इसके लिए हमको वोट लड़ना बैंक, पड़ता है। वोट बैंक। हाँ, क्योंकि उनके लिए हमको आगे बढ़ना पड़ता है कि उन लोग के जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होते नहीं, अन्याय बढ़ते जा रहे हैं। अभी आप देखो 28 तारीख को हमारा मोर्चा है यहाँ पर अपना बॉम्बे में आजाद मैदान में। तो ये दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर है। अगर हमारी जो सरकार है या हमारी न्याय वकील लोग है, जज लोग है, जो भी न्यायालय है, वो बराबर अगर उनको इंसाफ दे तो हम लोग क्यों मोर्चा निकाले? किस लिए हम लोग इनके साथ झगड़ा करें? सब लोग चाहते पीसफुली दुनिया में अच्छा तरीके से शांति से रहे, अमन बना रहे, यही चाहते हैं। लेकिन अगर सही न्याय नहीं मिल रहा है तो न्याय के दरवाजे मजबूरी भी है, पड़ते हैं। बिल्कुल तो समय की कमी है, मजबूरी है, मजबूरी है आपकी, लेकिन इस सरकार के लिए, इस पड़ते देश के हैं। लिए जो सबसे जरूरी है, लोग बेचारे आगे आते हैं, रोते पीटते आगे आते हैं, तो उनके लिए हमको आगे बढ़ना पड़ता है। बिल्कुल। इसमें हमारा कोई गुनाह आरोपी नहीं है। एक तरफ, समस्याएं एक तरफ, इस देश की जनता की बात एक तरफ, और सबसे ऊपर है इस देश का कानून। और उसी कानून ने यह फैसला सुनाया है कि याकूब मेमन को 30 जुलाई को फांसी पर टांग दिया जाएगा, और यह परम सत्य है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए संजय मिश्रा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, गीता कपूर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अंजनी कुमार सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जयप्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम जानते हैं कि कानून का जो दायरा होता है वो बहुत ही असीमित होता है, लेकिन सच यही है कि जब फैसला आता है तो उसको पूरा देश मानता है, क्योंकि जिस तरह से याकूब मेमन ने कुकर्म किया था, जिस तरह से उसने पाप किए थे, तो पाप का उसका घड़ा भर गया था। अब आने वाले दिनों में दाऊद को लेकर इस देश का कानून क्या फैसला सुनाता है, हमें उसका इंतजार रहेगा। लेकिन 30 जुलाई को टंग जाएगा याकूब मेमन। आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज के साथ, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अच्छी खबर, तीखी खबर, सच्ची खबर।